फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के भूगोल की पाठ्य पुस्तक को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हम भारत 2 के नाम से है और ये क्लास 10 की जो है भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा जो सिलेबस है वो क्या होगा और इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो भूगोल में पढ़ना है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है संसाधन एवं विकास। दूसरा है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा जल संसाधन। चौथा कृषि है। पांचवा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। इसके बाद हमारा है विनिर्माण उद्योग और इसके बाद हमारा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसके अंतर्गत हमारा परिशिष्ट क आता है, परिशिष्ट ख आता है, परिशिष्ट ग आता है और इसके बाद हमारा शब्दावली। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को, जिसमें हमें पढ़ना है संसाधन एवं विकास। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। फ्रेंड्स, इसे हम लोग फिर से देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तुएं हैं जो उपलब्ध हैं और हमारी वो आवश्यकताओं को पूरा करने में उनका उपयोग किया जा सकता है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, वो एक संसाधन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा, तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा यानी कि मानव जो है जो भी है टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने जो भी आर्थिक विकास है उसको गति को तेज करने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं, ताकि जो भी आर्थिक विकास की गति है उसको तेज किया जा सके। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि संसाधनों का जो है वर्गीकरण किया गया है, उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है और उन्हें हम लोग देखने वाले हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और कौन कौन से उन्हें वर्ग में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं क में जो दिया हुआ है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर हम लोग नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में बांटते हैं। और अगला जो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम लोग व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में से हम लोग बांटते हैं। अगला जो है फ्रेंड्स हमारा वो है विकास के स्तर के आधार पर। इसे हम लोग संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में इसका हम लोग बंटवारा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे हम लोग और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 1.2, और इसे हम लोग देखते हैं कि इसमें संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। अब जो है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक नवीकरण योग्य और दूसरा अनवीकरण योग्य। अब नवीकरण योग्य में भी जो है इसका भी बंटवारा दो तरीके से किया गया है। एक है सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल। वो सतत के अलावा जो दूसरा है वो है जैव। जैव में इसका बंटवारा किया गया और जैव को भी दो भागों में हम लोग बांटते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में और वन्य जीव के रूप में। फ्रेंड्स, अब हम लोग ऊपर जो है
जब हम लोग प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, तो अनवीकरण योग्य को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, और वो है पुनः चक्रीय जैसे कि धातु वगैरह, और दूसरा है अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग संसाधन का बंटवारा किए थे तो उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन में बांटे और मानवीय संसाधन में। तो मानवीय संसाधन जो है उसे भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, और पहला जो है संरचनाएं एवं संस्थाएं जिसमें आती है, और दूसरा जो है मात्रा एवं गुणवत्ता इसमें आता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसके बाद अगले पेज में चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक संवर्ग से कम दो संसाधनों की पहचान करें। तो जो भी अभी हम लोगों ने चित्र को देखा उसमें से हमें दो दो संसाधन की पहचान हर एक की करनी है। तो आप इसे खुद से कर सकते हैं और आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं, और जो भी संसाधन का हम लोगों ने प्रकार देखा और जिस भी आधार पर हम लोग संसाधन का बंटवारा करते हैं उनका हम लोग अब डिटेल से उनके परिभाषा के साथ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करने वाले संसाधनों के प्रकार। तो इसमें जो है हमारा उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने संसाधनों का जो बंटवारा किया था वो जैव और अजैव के रूप में किया था। तो हम लोग देखने वाले हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो फ्रेंड्स जैव संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, मतलब कि जो भी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं उनमें जीवन होता है, यानी जो सजीव होते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग मनुष्य की, वनस्पति जात की, प्राणी जात की, मत्स्य जीवन की, पशुधन आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं। जो उत्पत्ति के आधार पर जो बंटवारा हुआ है उसमें दूसरा हमारा है अजैव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अजैव संसाधन के अंतर्गत आती है। यानी कि वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। फ्रेंड्स सब लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है और उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आता है हमारा समाप्यता के आधार पर जो पहला संसाधन है वो है नवीकरण योग्य संसाधन। तो इसे हम लोग देखते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। फ्रेंड्स इसे हम लोग समझते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। इसे सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो ये कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिन्हें हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उसे हम लोग फिर से दोबारा उपयोग कर सकते हैं उस वस्तु का, उसे हम लोग पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहेंगे। और जैसे कि बोला जाए तो इसमें आता है हमारा एग्जाम्पल्स सौर तथा पवन ऊर्जा, जल एवं वन्य जीवन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें अगर हम लोग एक बार उसका उपयोग कर चुके हैं तो उन्हें हम लोग दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वह अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसे हम लोग देखते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। मतलब अगर बात किया जाए अनवीकरण योग्य संसाधन की तो ये वैसे संसाधन हैं जिनका विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, मतलब कि इनका निर्माण होने में काफ़ी लंबा समय इनमें चला जाता है। और इसके जो उदाहरण की बात किया जाए तो इसके हैं खनिज और जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार संसाधनों के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि जो भी संसाधन हैं, जो अनवीकरण योग्य संसाधन हैं, उन्हें अगर हम लोग एक बार प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग दोबारा फिर से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ये सिर्फ एक बार के प्रयोग के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला है वो है स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन का बंटवारा किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर जो हमारे संसाधनों का बंटवारा किया गया है वो पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वह सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग फिर से देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब कि वैसा संसाधन जिनके स्वामी निजी व्यक्ति होते हैं, जिनके स्वामी निजी व्यक्ति होते हैं, मतलब कि इसमें जो संसाधन का जो अधिकार होता है वो निजी व्यक्तियों के पास होता है, उनका पर्सनल अधिकार होता है उस पर। और अगर बात किया जाए इसकी एग्जांपल की तो इसमें आता है जैसे कि जो भी ज़मीन के टुकड़े हैं, घर हैं, जायदाद हैं, कोई भी बाग है, चारागाह है, तालाब है, कुआं, इन सब का मालिक जो भी होता है व्यक्ति वो अपना पर्सनल मालिक होता है, इस पर और किसी का अधिकार नहीं होता है। और इसी तरह से लास्ट में जो है आपका ये पूछा गया कि अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इसे खुद से कर सकते हैं और इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख भी सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो है स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन का बंटवारा किया गया था उसमें जो दूसरा आता है वो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि जिसमें चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि आते हैं, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक जैसे कि पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। मतलब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन का मतलब हुआ वैसे संसाधन जिस पर समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होगा। और इसमें जो अगर दो तरीके से हम लोग बांटते हैं, एक गांव को लेके और दूसरा शहर को लेके। तो गांव में जो होते हैं उनमें जो भूमि है जैसे कि चारण भूमि, शमशान भूमि, और जो नगरीय क्षेत्रों के सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं जिसमें हमारे आते हैं सार्वजनिक पार्क आते हैं, पिकनिक स्थल आते हैं, खेल के मैदान, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो समुदाय का इन पे अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा अगला जो संसाधन है वह राष्ट्रीय संसाधन, और इसे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र यानी कि भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हुआ कि वैसे संसाधन जो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले जो भी संसाधन हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें जो होता है कि ये जो राष्ट्रीय संसाधन है उस पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार है, और अगर वो देश की सरकार चाहे तो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे कि देखा जाए तो जो भी हमारे यहाँ जो हमारा भूमि होता है जिस पे हमारा व्यक्तिगत संसाधन जो है जिस पे पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होता है उस पे भी सरकार चाहे तो सड़कें, नहरें, रेल लाइनें वगैरह बनवाने के लिए उसे अपने अधिग्रहण में ले सकती है और उस पर सड़कें आदि बनवा सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं हम लोग जो भी सारे खनिज पदार्थ हैं जैसे जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो भी सारी भूमि हैं, और जो भी 12 समुद्री मील यानी 12 समुद्री मील का मतलब हुआ कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय जो भी क्षेत्र हैं वह इसमें पाए जाने वाले जो भी संसाधन हैं वो राष्ट्र की संपदा है, और उस पर राष्ट्र का अधिकार है यानी हमारी सरकार का उस पर अधिकार है, और ये कानूनी अधिकार है उस पर।
फ्रेंड्स, जो हमारा अगला संसाधन है वह है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और इसे हम लोग देखते हैं।